हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि निफ्टी 50 ऑप्शन कैसे ट्रेड करें बाय यूजिंग इंडिया विक्स स्ट्रैटेजी। जी हाँ दोस्तों, आज हम इंडिया विक्स के बारे में बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। इंडिया विक्स होता क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है एंड इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से यूज़ करें जब भी हम निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। उस वक्त हम किस तरह से इसके प्राइस प्रेडिक्शन को या फिर प्राइस में आने वाले वोलेटिलिटी को समझ पाते हैं। वो सारी चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया विक्स होता क्या है एंड किस तरह से ये वर्क करता है, वैसे स्ट्रैटेजी में किस तरह से यूज़ करना चाहिए, किस तरह से इसके कैलकुलेशंस हैं, कौन से सारे फॉर्मूलेज हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आज के वीडियो में क्या क्या टॉपिक मैंने कवर किए हैं। वो है व्हाट इज इंडिया विक्स, इंडिया विक्स होता क्या है एंड मार्केट रिलेशन विद इंडिया विक्स। इंडिया विक्स का मूवमेंट अप या डाउन रहेगा तो उस वक्त मार्केट का मूवमेंट कैसा रहेगा। तो इस तरह के रिलेशंस मैंने थोड़ा डिफाइन किए हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया विक्स थ्योरी। तो उसके बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मार्केट का रिलेशन क्या होता है इंडिया विक्स के साथ एंड उसके साथ ही हाउ टू कैलकुलेट दी वोलेटिलिटी। जो भी निफ्टी 50 में जो प्राइस वोलेटिलिटी होता है, अनसर्टेनिटी होता है, किस तरह से वोलेटिलिटी बढ़ती है, मार्केट काम रहता है, तो वो सारी चीज़ें कैसे कंक्लूड किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बाय यूजिंग द इंडिया विक्स। इंडिया विक्स का यूज़ करके हम किस तरह से वोलेटिलिटी कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से रेंज कैलकुलेट करते हैं। जो भी हम रेंज कैलकुलेट करते हैं, आप कह लो वीकली या 30 डेज में, मंथली या फिर पूरे साल भर का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, उनके सारे फॉर्मूले बताऊंगा एंड एक एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा कि वोलेटिलिटी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। जो भी कैलकुलेशन होते हैं, रेंज के कैलकुलेशन होते हैं कि भैया मेरा निफ्टी आने वाले 30 दिनों में इतना परसेंट ऊपर जा सकता है, इतना परसेंट नीचे जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको रियल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने वाला, तो एंड तक बने रहिएगा। इसके साथ ही सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया विक्स का, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया विक्स से आपको क्या एडवांटेज मिलता है, किस तरह से आप स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अपना रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हैं एंड बहुत ही सावधानी से ट्रेड में बने रह सकते हैं या फिर ट्रेड से निकल जाना है। वो सारी जो डिसीजन होते हैं, क्रिटिकल डिसीजन होते हैं, वो आप इंडिया विक्स की सहायता से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक टॉपिक देख के आपको काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही होगी कि जल्दी से इस वीडियो को हम एक्सप्लोर करें सो दैट ये सारी चीज़ें हमारे नॉलेज बुक में ऐड हो जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज इंडिया विक्स। जी हाँ दोस्तों, इंडिया विक्स होता क्या है। इंडिया विक्स इज नथिंग बट इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है। इंडिया विक्स का ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है इंडिया विक्स, तो इसे एक्चुअली इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स कहते हैं। वोलेटिलिटी का वी एंड आई एक्स, ठीक है, इंडेक्स का आई एक्स, तो यही विक्स बनता है। तो इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स इज नथिंग बट योर इंडिया विक्स, ठीक है। बेसिकली इंडिया विक्स जो है वो मार्केट में इन्वॉल्व या फिर जो भी एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी आप कह दो, जो भी मार्केट में एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी है विद इन 30 डेज, कि नेक्स्ट 30 डेज में मार्केट किस तरह से मूव करेगा, क्या मार्केट ऊपर जाएगा या करंट प्राइस से मार्केट नीचे जाएगा। तो ये जो रेंज है, अपसाइड का रेंज, यहाँ से अगर करंट मार्केट प्राइस ये है तो करंट मार्केट प्राइस से अपसाइड का रेंज एंड डाउन साइड का रेंज, ये आपको पता चल जाता है कि भैया इतना वॉलेटाइल मार्केट हो सकता है, इतना ऊपर जा सकता है एंड इतना नीचे जा सकता है। तो उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे कि आप जानते ही हैं इंडिया विक्स का जो वैल्यू है, आप इंडिया विक्स के चार्ट पे अगर देखोगे, मैं आपको इंडिया विक्स का चार्ट भी ओपन करके दिखाऊंगा। वहां पे आप देखोगे तो इंडिया विक्स का चार्ट जो है काफी फ्लक्चुएटिंग रहता है, काफी ऊपर नीचे होते रहता है। तो उस तरह के चार्ट में क्या होता है कि जब इंडिया विक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपका निफ्टी 50 का भी वोलेटिलिटी या अनसर्टेनिटी जो है वो चेंज हो रहा है। तो आपको दिन भर में 2 से 3 बार रेंज चेक करना पड़ता है। वो रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं एंड में बताऊंगा। कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको टॉपिक कवर्ड का सीक्वेंस बताया था, उसी सीक्वेंस में मैं चल रहा हूँ। तो कैलकुलेशन मैं लास्ट में कवर करने वाला हूँ, तो एंड तक रहिएगा आप। तो इस तरह से हम जो भी आपके निफ्टी 50 में एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी है विद इन 30 डेज, नेक्स्ट 30 डेज में किस तरह से वॉलेटिलिटी जनरेट हो सकता है, किस तरह से मार्केट कितने रेंज तक ऊपर जा सकता है और कितने रेंज तक नीचे जा सकता है, वो सारी चीज़ें आज हम कैलकुलेट करते हैं। आज जो भी इंडिया विक्स का वैल्यू है उसके बेसिस पे
हम नेक्स्ट 30 डेज का कैलकुलेशन कर पाते हैं कि भैया आज ये टारगेट है, तो आज के डेट से लेके ये 30 डेज का अगर मैं कैलकुलेट करूंगा कि 30 डेज बाद ये या तो इतना परसेंटेज नीचे होगा या तो इतना परसेंटेज ऊपर होगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो वो कैलकुलेशन कैसे करना है वो फॉर्मूलेज में आगे बताता हूँ आपको। तो दिस वाज द थिंग कि हम मार्केट में इन्वॉल्व या एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। जो भी एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी है नेक्स्ट 30 डेज में, तो वो हम इंडिया विक्स की सहायता से कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली इंडिया विक्स इज डिराइव फ्रॉम द निफ्टी 50 इंडेक्स ऑप्शन प्राइसेस। निफ्टी 50 का इंडेक्स ऑप्शन का जो प्राइस होता है, इंडेक्स का जो प्राइस होता है, उससे डिराइव किया गया है। एंड ये रिफ्लेक्ट करता है इन्वेस्टर के जो परसेप्शंस होते हैं फ्यूचर इसको लेके कि मार्केट भैया यहाँ से ऊपर जाने वाला है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। तो ये करंट प्राइस है, मार्केट क्या ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, या फिर ऊपर गया तो फिर सडन ड्रॉप होने के चांसेस हैं, या फिर नीचे गया तो सडन अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने के चांसेस है, ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस है। तो इस तरह के जो भी इन्वेस्टर्स के परसेप्शंस होते हैं फ्यूचर को लेके कि मार्केट में रिस्क कितना हो सकता है, वॉलेटिलिटी अगर ज़्यादा है तो उसके हिसाब से कितना रिस्क मैनेजमेंट करके हमें ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आती है इंडिया विक्स की सहायता से। वो धीरे-धीरे आपको आगे जैसे-जैसे वीडियो में आगे बढ़ोगे आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि किस तरह से इंडिया विक्स की सहायता से इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भैया यहाँ से मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाली है और कितना वॉलेटिलिटी हो सकता है मार्केट में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। एंड इसके साथ ही इंडिया विक्स जो है एक एस्टीमेट प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को कि मार्केट, जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि करंट प्राइस से मार्केट कितना अप जा सकती है, कितना डाउन जा सकती है, ये एक रफ एस्टीमेट दे देती है। ठीक है, इंडिया विक्स की सहायता से आपको एक रफ एस्टीमेट मिल सकता है कि मार्केट जो है 5% ऊपर जाने वाली है, 5% नीचे जाने वाली है। इस तरह का आपको अपर एंड लोअर रेंज मिल जाता है कि भैया 5% नीचे भी जा सकती है, 5% ऊपर भी जा सकती है। तो ये एक रेंज मिल जाता है कि भैया ये मेरा रेंज है एंड इसके हिसाब से मैं अपना स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर सकता हूँ कि अगर मैंने शॉर्ट किया है तो ये जो अप वाला रेंज है वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर मैंने कॉल बाय किया हुआ है तो ये मेरा लोअर वाला जो एरिया है वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप नियर टर्म में आने वाले टाइम में, आने वाले 30 डेज में या फिर वीकली या फिर मंथली आप कह लो, तो किस तरह से मार्केट मूव कर सकता है अप एंड डाउन, मूवमेंट आपको एस्टिमेट करके दे देता है कि भैया आने वाले 30 दिनों में इस तरह से निफ्टी ट्रेड कर सकता है, इस लेवल को टच कर सकता है, इस लेवल तक नीचे जा सकता है या इस लेवल तक ऊपर जाके प्राइस लेवल को टच कर सकता है। ठीक है, अब थोड़ा समझ लेते हैं कि मार्केट का रिलेशन क्या होता है इंडिया विक्स के साथ। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि इंडिया विक्स एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है जो कि निफ्टी 50 के प्राइस के वोलेटिलिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, अब निफ्टी 50 जो है वो 50 टॉप कंपनियों को मिलाकर बनाया हुआ एक इंडेक्स होता है। तो निफ्टी 50 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। एंड निफ्टी 50 में जो वॉलेटिलिटी आती है दैट इज नथिंग बट द वॉलेटिलिटी इन्वॉल्व विद दोज 50 कंपनीज। ठीक है, यानी कि पूरे मार्केट में क्या हलचल होने वाली है ये आपको इंडिया विक्स से पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी 50 रिलेटेड है दो 50 टॉप मोस्ट कंपनीज। ओके, एंड इंडिया विक्स का रिलेशन है निफ्टी 50 के साथ। ठीक है, तो यानी कि सब आपस में रिलेटेड है, इसीलिए इनडायरेक्टली मार्केट का क्या रिलेशन होता है, निफ्टी 50 का क्या रिलेशन होता है इंडिया विक्स के साथ, या फिर आप कह लो कि मार्केट का क्या रिलेशन होता है इंडिया विक्स के साथ। तो यहाँ पे हम थोड़ा देखें तो मार्केट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिया विक्स। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, यहाँ पे आप मार्केट बोल दो या फिर ये निफ्टी 50 ही बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो दोनों भी सेम ही रहेगा। तो निफ्टी 50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिया विक्स। ओके, या फिर मार्केट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिया विक्स। ओके, ये सारी चीजें वो समझ में आ गए। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जब भी इंडिया विक्स का वैल्यू बढ़ता है उस वक्त मार्केट का वैल्यू गिरता है या फिर निफ्टी 50 का प्राइस जो है नीचे गिरता है। ठीक है, एंड जब इंडिया विक्स का वैल्यू नीचे जाता है, ठीक है, इंडिया विक्स अगर
गिर रहा है, कम हो रहा है, तो उस वक्त मार्केट अप जाता है, यानी कि निफ्टी 50 अप जाता है। तो ये होता है रिवर्स रिलेशनशिप, इसे इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप कहा जाता है। तो ये मार्केट बोल लो या फिर निफ्टी 50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिया विक्स होता है, ठीक है। वो मैं आपको चार्ट में भी दिखा दूंगा कि ये रिलेशन किस तरह से वर्क करता है। तो ये थोड़ा मैं आपको कंपेयर करके भी दिखा देता हूँ चार्ट पे। तो चलिए अपने चार्ट पे चलते हैं यहाँ से। तो ये मैंने चार्ट ओपन कर रखा हुआ है निफ्टी 50 का एंड साइड में इंडिया विक्स का, ठीक है। तो मैं चलता हूँ 4 जून के पास, जहाँ पर लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ था, तो वहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो ये देखिए, ये 4 जून का कैंडल दिख रहा है एंड यहाँ पर थोड़ा सा मैं वन डे का चार्ट ओपन कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4 जून का कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा हाई वॉलेटाइल कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 4 जून को यहाँ पर इसका लो बना था, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज OHLC आपको यहाँ पे प्राइस दिख जाएंगे। तो जब भी मैं कैंडल्स पे लेके जाता हूँ वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देती है। तो ऊपर देखिए, ओपन प्राइस है 23,179 एंड हाई जो है 23,179, मतलब डायरेक्ट वहां से गिरा है प्राइस एंड लो बनाया है 21,281 का एंड क्लोज हुआ है 21,884 पे, ठीक है। तो इस तरह का इसका ओपन हाई क्लोज एंड लो प्राइसेस का वैल्यूज था 4 जून के दिन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा प्राइस नीचे गया है, टोटली नीचे गया है और उसके बाद ऊपर गया है। तो यहाँ पे प्राइस के हिसाब से आप क्या कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी 50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिया विक्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ कि प्राइस जो है नीचे गई है, डाउन गई है, तो उस वक्त इंडिया विक्स का क्या हुआ होगा, इंडिया विक्स ऊपर गई होगी, ठीक है। एंड जब यहाँ पर डाउन जाके इंडिया विक्स निफ्टी 50 ऊपर गई है एंड क्लोजिंग इस प्राइस पे दी है, तो इंडिया विक्स ने भी एक हाई बनाया होगा और वहां से नीचे जाके यहाँ पर क्लोजिंग दी होगी, ठीक है। तो चलिए ये कंफर्म कर लेते हैं कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है 4 जून को, ठीक है। डेली चार्ट में ही देख लेंगे उस पे भी। तो साइड में ही मैंने यहाँ पे इंडिया विक्स ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए 4 जून का कैंडल आप थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ पर 4 आवर्स का चार्ट है, यहाँ पे वन डे का चार्ट ओपन कर ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं कि 4 जून को क्या हुआ है, ये कैंडल्स आप देख रहे हैं, ठीक है। कैंडल्स पे मैं लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे OHLC देख लीजिए आप। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ओपन हुआ था 2194 पे, हाई गया है 31.71 तक एंड लो जो है 18.80 का है एंड क्लोजिंग जो है 26.75 का है। यानी कि जैसे मैंने आपको पिछले चार्ट में बताया, निफ्टी 50 के चार्ट पर बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन कैसे मेंटेन हुआ है। वहां पर आपने देखा कि प्राइस किस तरह से नीचे गई थी, सडनली नीचे गई थी, ठीक है। यहाँ ओपन हुई और यहाँ से नीचे गई, लो बनाया एंड लो बना के फिर से एक एक क्लोजिंग प्राइस पर क्लोज हो गई, ठीक है। एंड उसी तरह से जब ये नीचे जा रही थी तब इंडिया विक्स आपके ऊपर जा रही थी, जब इसने लो बनाया तब इंडिया विक्स ने हाई बनाया एंड जब निफ्टी 50 फिर से अप जाने लगी, ठीक है, अप जाने लगी और क्लोजिंग दी, तो उसी वक्त इंडिया विक्स डाउन जाने लगी और डाउन जाके उसने क्लोजिंग दे दी। मतलब क्या हो रहा है कि जब निफ्टी आपका नीचे जा रहा है तो इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशंस क्या होता है। वही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था। 4 जून के कैंडल से आपको समझ में आ गया होगा। 4 जून को जब निफ्टी 50 नीचे जा रही थी, 4 जून को जब निफ्टी 50 नीचे जा रही थी, उस वक्त आपका इंडिया विक्स ऊपर जा रहा था एंड जब निफ्टी 50 ने लो बनाया तब इंडिया विक्स ने हाई बनाया एंड जैसे ही निफ्टी 50 ऊपर की तरफ जाकर क्लोजिंग देने लगी, उसी तरह से इंडिया विक्स भी नीचे की तरफ जाके क्लोजिंग दिया है इंडिया विक्स ने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मार्केट की चाल होती है उसका एकदम अपोजिट इंडिया विक्स का चाल होता है। तो यही कारण है कि इंडिया विक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्केट या फिर मार्केट या निफ्टी 50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिया विक्स, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है मार्केट के साथ इंडिया विक्स का, ओके। चलिए अपने पीपीटी पे फिर से चलते हैं एंड आगे वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। तो आई होप
मार्केट रिलेशन विद इंडिया विक्स आपको एग्जांपल के साथ काफ़ी क्लियर हो चुका होगा। रियल एग्जांपल के साथ मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से निफ्टी 50 घट रही थी तो इंडिया विक्स बढ़ रही थी, और किस तरह से निफ्टी 50 बढ़ते हुए क्लोजिंग दी तो इंडिया विक्स ने घटते हुए क्लोजिंग दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको इस एग्जाम्पल में काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मार्केट एकदम अपोजिट काम करती है इंडिया विक्स के। इंडिया विक्स अगर बढ़ता रहेगा तो मार्केट या निफ्टी 50 घटता रहेगा, अगर इंडिया विक्स घटता रहेगा तो निफ्टी 50 बढ़ता रहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से वॉलेटिलिटी कैलकुलेशन करना है। डेफिनेटली सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डेली वॉलेटिलिटी, यानी कि जो भी आपका विक्स का वैल्यू होता है, जो भी आपको चार्ट से विक्स का वैल्यू होता है वो एनुअलाइज फिगर होता है, मतलब पूरे साल का वो वैल्यू होता है। ठीक है, तो अगर डेली में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, टाइम स्क्वायर रूट वैल्यू लेना पड़ेगा, यानी कि इनडायरेक्टली ये शॉर्ट में फॉर्मूला रखा हुआ है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। करंट विक्स वैल्यू, ठीक है, करंट विक्स वैल्यू डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर रूट। ठीक है, टाइम स्क्वायर रूट, यानी कि एक दिन का आपको निकालना है तो पूरे साल का आपको फिगर मिल रहा है। ठीक है, पूरे साल का फिगर मिल रहा है तो पूरे साल में कितने दिन होंगे फॉर ट्रेडिंग, डेफिनेटली इट विल बी अराउंड 252 डेज। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर आप 52 वीक्स होते हैं पूरे साल में, ठीक है, 52 वीक्स होते हैं, और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 260 अराउंड आता है। एंड इसमें फिर आपके कभी लीप ईयर होते हैं या नहीं होते हैं तो उसके डेज माइनस हो जाते हैं, और कुछ कुछ महीनों में 31 का डेज होता है, कुछ कुछ महीनों में 30 का डेज होता है, तो वो सारे माइनस करके आपको 252 डेज होते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक जनरल नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा था, दैट आप कंफ्यूज ना हो कि भैया ये 252 कहाँ से आ गया। तो यही फॉर्मूला है, डेली वॉलेटिलिटी आप निकाल लो। डेली वॉलेटिलिटी हम कैसे निकालेंगे, जो आपका करंट विक्स है डिवाइडेड बाय रूट स्क्वायर ऑफ 252। ठीक है, तो इससे आपको डेली का वॉलेटिलिटी लेवल मिल जाएगा। ओके, एंड इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट 30 डेज का मूवमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको डेली का मिल गया है तो 30 डेज के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेली का आपको वॉलेटिलिटी मिल गया है तो उसको 30 को रूट लेके मल्टीप्लाई कर दो। डेली वॉलेटिलिटी जो मिला है आपको उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, रूट ओवर 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मंथली आपको मिल जाएगा। तो एक्सपेक्टेड 30 डेज का मूवमेंट आपको मिल जाएगा। एंड अब आपको एग्जैक्ट लेवल कैलकुलेट करना है। ठीक है, एग्जैक्ट लेवल कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी फॉर्मूला है कि अप साइड के लिए मान लेते हैं कि निफ्टी अभी करंट प्राइस पे यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ से अप साइड में जाने वाली है तो ये एक लेवल मिल जाएगा, ये अप लेवल हो जाएगा। एंड इस प्राइस से डाउन जाने के लिए ये आपका डाउन का लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपसाइड के लिए क्या है, करंट इंडेक्स लेवल। ठीक है, करंट इंडेक्स लेवल प्लस करंट इंडेक्स लेवल इनटू एक्सपेक्टेड 30 डेज मूवमेंट, मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू मिला है, ठीक है, एक्सपेक्टेड 30 डेज मूवमेंट का जो वैल्यू मिला है यहाँ पर उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि करंट वैल्यू, ठीक है, और एक्सपेक्टेड 30 डेज का मूवमेंट जो है इनटू दिस प्राइस वैल्यू विल गिव यू दिस लेवल, अपसाइड लेवल। ठीक है, वहीं पे डाउन साइड का वैल्यू कैसे आएगा कि करंट इंडेक्स लेवल माइनस करंट इंडेक्स लेवल इनटू एक्सपेक्टेड 30 डेज मूवमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपका अपसाइड एंड डाउन साइड कैलकुलेट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, वहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं कि भैया किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे फॉर्मूले मैंने एक साइड में लिख लिए हैं। डेली वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू करंट वीक्स वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर 252। एक्सपेक्टेड 30 डेज मूवमेंट इज नथिंग बट डेली वॉलेटिलिटी जो यहाँ पे आपको मिली है इन टू रूट ओवर 30। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड अप मूव जो होगा करंट इंडेक्स लेवल, करंट इंडेक्स प्राइस लेवल प्लस करंट इंडेक्स प्राइस लेवल इनटू एक्सपेक्टेड 30 डेज मूवमेंट। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा एंड डेली वॉलेटिलिटी का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। एंड इसको करंट इंडेक्स लेवल को एक्सपेक्टेड 30 डेज मूवमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, करंट इंडेक्स लेवल
प्लस ये वैल्यू होगा उसे ऐड करना है, तो ये आपका अप मूव मिल जाएगा। सेम एक्सपेक्टेड डाउन मूव में ये जो प्लस का वैल्यू होता है ये माइनस हो जाएगा, मतलब करंट इंडेक्स वैल्यू इनटू एक्सपेक्टेड 30 डेज का मूवमेंट है वो माइनस कर देना होता है, तो वो आपको डाउन का रेंज मिल जाता है कि भैया कितना डाउन मार्केट जा सकती है, निफ्टी 50 कितना डाउन जा सकती है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूलेज हैं जिसे यूज करके आपको रेंज कैलकुलेट करना होता है कि अप रेंज क्या हो सकता है, मतलब करंट प्राइस से अप कितना जा सकता है और करंट प्राइस से डाउन कितना जा सकता है, वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करने के पहले आपको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए निफ्टी 50 का करंट प्राइस वैल्यू क्या है एंड इंडिया विक्स का करंट वैल्यू क्या है। तो वो हम कहाँ से ढूंढेंगे? या तो आप डायरेक्टली चार्ट से ओपन कर सकते हैं कि चार्ट में क्या प्राइस वैल्यू चल रही है, या फिर एनएससी की वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम दोनों भी वैल्यू देख कर आते हैं अपने वेबसाइट पर, ठीक है। यहाँ से हम अपने वेबसाइट की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए हम अपने चार्ट पर आ चुके हैं एंड यहाँ पर सिंपली मैं जाके वेबसाइट भी ओपन कर लूँगा। यहाँ पे देखिए एनएससी की वेबसाइट पर चले जाना है, NSE.India, NSEindia.com पर गूगल में सर्च किया NSE इंडिया एंड NSEindia.com के वेबसाइट पर चले जाना है आपको। इधर पे क्लिक कर लूँगा मैं एंड मार्केट डेटा पे आपको क्लिक करना है, इंडाइसेस पे आ जाना है। यहाँ पर इंडाइसेस पे मैंने क्लिक कर लिया। सिंपली आपको यहाँ पर सारे इंडाइसेस दिखने लगेंगे और यहाँ थोड़ा सा नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए आपको इंडिया विक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा मार्क करके दिखाता हूँ आपको। तो ये जो वैल्यू है ये इंडिया विक्स का वैल्यू दिखाई दे रहा है, ये 13.22 का वैल्यू है इंडिया विक्स का। एंड निफ्टी का वैल्यू देखें तो 24,964 है और ये वैल्यू आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी ऊपर के साइड में। यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 24,964। तो मैं कैलकुलेशन के लिए क्या करूँगा कि 24,964 रुपये 25 पैसे ना लेकर मैं 25,000 राउंड फिगर लूँगा एंड इंडिया विक्स भी जो 13.22 है तो इसको राउंड फिगर में 15 का फिगर लेके मैं कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब ये निफ्टी 50 का 25,000 का लेवल और इंडिया विक्स का 15 का फिगर लेकर हम कैलकुलेशन करते हैं। और इसी को आप चार्ट में कैसे देख सकते हैं? निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24,964 रुपये एंड इंडिया विक्स भी आपको दिखाई देगा 13.22 दिखाई दे रहा है। तो ये चाहे आप चार्ट पर से देखो या फिर आप एनएससी की वेबसाइट पे से देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आपको ये फिगर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो लेट्स गेट बैक टू अपना पीपीटी पे, वहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के लिए हमें जो वैल्यू चाहिए थे वो हमने देख लिया कि भैया कैलकुलेशन के लिए निफ्टी 50 का लेवल करंट लेवल चाहिए एंड इंडिया विक्स का वैल्यू चाहिए। तो हमने देखा कि निफ्टी 50 का करंट लेवल जो है 24,964 है, तो हमने यहाँ पे 25,000 ले लिया है। इंडिया विक्स 13.22 था तो इसको मैंने 15 ले लिया है। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे डेली वॉलेटिलिटी, ईवी लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, और इंडिया विक्स का वैल्यू जो है 15 है, 15% एंड रूट ओवर 252, ठीक है। तो अभी इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे सिंपली आपको 252 का स्क्वायर रूट निकालना है। 252 का स्क्वायर रूट आ गया है आपका 15.875, पकड़ लो, राउंड फिगर में पकड़ रहा हूँ यहाँ पे। 8745 है तो 4 को 5 कर लेते हैं, 15.875 आपका ये वैल्यू आ रहा है। तो ये स्क्वायर रूट वैल्यू 15.875 आ रहा है, 15,875। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम 15 को डिवाइड करेंगे इसी वैल्यू से, 15.875 से डिवाइड कर दिए तो ये कितना आया, 0.9448, ठीक है। तो 0.945 पकड़ लो आप। ओके, दैट इज ओके। ये परसेंटेज में आया है, अगर आप इंटू 0.01 करोगे ना तो ये एक्चुअली करंट वैल्यू है, क्योंकि 15 जो है, ये जो 15 आपने पकड़ा है ये परसेंटेज में है। 15% जो आपका इंडिया विक्स होता है वो परसेंटेज में होता है। तो यहाँ पर 0.94488 जो वैल्यू आया है दैट इज़ इन परसेंटेज। अब उसको मैंने 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गया है मेरा 0.00945। चलिए ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.945, या फिर ये 0.945 परसेंटेज है और इसका वैल्यू जो हो जाएगा 0.00945, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। अब ये डेली वॉलेटिलिटी को कैसे आगे बढ़ना है कैलकुलेशन में, अब हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड 30 डेज मूवमेंट निकालना है, ठीक है।
ये एक्सपेक्टेड 30 डेज मूवमेंट के लिए आपने 30 रूट और 30 से मल्टीप्लाई किया। अगर एक्सपेक्टेड 1 वीक का मूवमेंट चाहिए आपको, ठीक है, 1 वीक का मूवमेंट चाहिए, तो क्या करना होगा? तो चलिए पहले 30 डेज का निकाल लेते हैं। 30 डेज यानी कि 1 मंथ का आपको निकालना है। 1 मंथ के लिए क्या करना होगा? अब देखिए ये डेली वॉलेटिलिटी निकाला है, मतलब डेली कितना वॉलेटाइल हो सकता है निफ्टी 50, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। डेली का निकाल लिया तो 30 डेज के लिए, 1 महीने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 डेज होते हैं, ठीक है। राउंड फिगर आप पकड़ के चलो, 30 डेज होते हैं, 31 भी होते हैं कभी कभी, 31 भी आप पकड़ सकते हो जिस मंथ में 31 है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली 30 डेज पकड़ रहा हूँ। तो 1 मंथ का अगर निकालना है आपको, 30 डेज का मूवमेंट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रूट ओवर 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी करंटली वैल्यू जो है वो डेली का है। डेली के लिए अगर डेज में आप देखो तो 30 डेज का 1 मंथ होता है, तो 30 रूट ओवर 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेली वॉलेटिलिटी को, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। तो एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड 30 डेज का मूव क्या होगा? इट विल बी 0.00945 इंटू रूट ओवर 30, ठीक है, ये वैल्यू होगा। चलिए अब इस वैल्यू को हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये 5.477, ठीक है, 5.477 है, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 0.00945, ओके। ये कितना आता है? 0.05175, या फिर 0.05176, 0.05176। ये आपका एक्सपेक्टेड 30 डेज का मूव आपको यहाँ पे मिल गया, ओके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कि एक्सपेक्टेड 30 डेज का मूव आपको यहाँ पे मिल गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? एक्सपेक्टेड अप मूव क्या है? ठीक है, एक्सपेक्टेड अप मूव इज नथिंग बट, ये अप का मूव इज नथिंग बट योर करंट प्राइस लेवल, दैट इज योर 25,000। अभी 25,000 करंट लेवल पे है, इसमें फिर 25,000, ठीक है, इनटू एक्सपेक्टेड 30 डेज मूवमेंट, ये क्या है? 0.05176, ठीक है। अगर इसको परसेंटेज के टर्म में लिखोगे तो ये परसेंटेज के टर्म में क्या आएगा? 5.176%, यानी कि 5.16 को आप थोड़ा और अप्रोक्सीमेट राउंड फिगर लिख सकते हो, 5.2%। यानी कि निफ्टी 50 जो है नेक्स्ट 30 डेज में 5.2%, करंट प्राइस लेवल से 5.2% ऊपर जा सकता है, या फिर करंट प्राइस से 5.2% नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डाउन, का रेंज, और ये हो जाएगा अप का रेंज। अब अप का रेंज तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 25,000 को 0.05176 से मल्टीप्लाई करना है। फिर से हम कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं। 25,000 इंटू 0.05176, ओके, मल्टीप्लाई कर दिया, 1294 हो गए, प्लस 25,000 करने हैं, ये वाला 25,000 ऐड करना है, तो ऐड कर दिया, 26,294, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा मेरा 26,294। अब का वैल्यू जो है ये हो जाएगा 26,294, ठीक है। अब डाउन का वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। डाउन का वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? करंट इंडेक्स लेवल, नथिंग बट डाउन इज इक्वल टू, करंट इंडेक्स लेवल क्या है? 25,000 है, माइनस 25,000 इंटू एक्सपेक्टेड 30 डेज मूवमेंट क्या है? 0.05176, ठीक है। 4 फिगर इसके लिए लेता हूँ डेसिमल के बाद, सो दैट काफ़ी एक्यूरेट नंबर मिलता है मुझे। तो इसके लिए मैं इतने 4 नंबर लेता हूँ, या फिर आप डायरेक्टली 0.05 भी पकड़ सकते हैं, ना 4 डिजिट लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट फॉर एक्यूरेट रिजल्ट और एक्यूरेट फिगर के लिए मैं इतने नंबर लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैलकुलेटर ओपन कर लिया मैंने। यहाँ पे क्या करेंगे? 25,000 इंटू 0.05176 कितना हो रहा है? 1294, ठीक है। तो 25,000 में 1294 माइनस करना है,
ठीक है, 23,706। यहाँ पर ये जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 23,706। ओके, ये डाउन का जो वैल्यू है वो 23,706 निफ्टी 23,706 के लेवल तक जा सकते हैं। ये करंट प्राइस लेवल जो है वो है 25,000। तो अब ये आप बोल सकते हो कि नेक्स्ट 1 मंथ में या तो निफ्टी 26,294 के पास होगा, यानी कि 26,300 के आसपास के लेवल पे होगा। एंड वहीं पर अगर इसका डाउन रेंज अगर आपको देखना है कि अगर डाउन जाएगी तो कितना नीचे जा सकती है, तो डाउन अगर जाएगी तो 23,700 के लेवल तक जा सकती है। तो ये आपका रेंज मिल जाता है कि भैया आने वाले 30 दिनों में या तो वो 26,300 के आसपास जा सकती है, या फिर डाउन अगर मूव पकड़ता है कुछ अनसर्टेन रीजन की वजह से, तो इसका वैल्यू 23,706 तक जा सकता है, 23,700 के आसपास तक जा सकता है। तो इस तरह से हम वॉलेटिलिटी कैलकुलेशन करते हैं, निफ्टी फिफ्टी का लेवल्स कैलकुलेट करते हैं कि भैया अप लेवल क्या होगा नेक्स्ट 30 डेज का, एंड डाउन लेवल क्या होगा नेक्स्ट 30 डेज का निफ्टी फिफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये मैंने मंथली आपको दिखाया है कि मंथली कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको 30 डेज का मूवमेंट नहीं कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 5 डेज का आपको कैलकुलेट करना है कि 5 डेज में क्या मूवमेंट होगा, तो ये 30 को रिप्लेस कर दीजिए 5 से। ठीक है, हर जगह पे ये रूट ओवर 30 को रिप्लेस कर दीजिए रूट ओवर 5 से, यहाँ पे भी रूट ओवर 5 कर दीजिए। बाकी कैलकुलेशन सेम रखिए, ये सब आपका सेम रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू सेम रहेगा। इस वैल्यू को आप रूट ओवर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को फिर करंट लेवल से मल्टीप्लाई करना होगा एंड करंट लेवल में ऐड कर देना होगा। तो ये आपको 5 दिनों का मिल जाएगा। ठीक है, अगर 10 दिनों का चाहिए तो यहाँ पे रूट ओवर 5 की जगह पे रूट ओवर 10 कर दीजिए। 15 दिनों का चाहिए, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डेली वॉलेटिलिटी आपको निकाल लिया है आपने, साल का जो वॉलेटिलिटी था उससे आपने डेली वॉलेटिलिटी निकाल लिया है। डेली का निकाल लिया तो आप जितने दिनों का चाहिए आप उतने से मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब भी आप निफ्टी का अपर रेंज, ठीक है, करंट प्राइस से, करंट मार्केट प्राइस से उसका अपर रेंज एंड बॉटम रेंज जब आप कैलकुलेट करते हैं, तो ये अपर रेंज आपको दिखाता है और ये डाउन रेंज दिखाता है। उसका कैलकुलेशन इस तरह से किया जाता है, एक्सपेक्टेड अप मूव एंड एक्सपेक्टेड डाउन मूव। दैट डिपेंड्स कि आप 30 डेज का देख रहे हैं, 5 डेज का देख रहे हैं, 15 डेज का देख रहे हैं, या फिर 6 महीने का देख रहे हैं। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप वॉलेटिलिटी कैलकुलेशन आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंडिया विक्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इंडिया विक्स यूज़ करके आप अपने रिस्क को गेज कर सकते हैं कि भैया इसमें मार्केट में अभी करंटली फियर गेज कितना बना हुआ है। ठीक है, यानी कि मार्केट में कितना फेयर बना हुआ है, कभी भी मार्केट यहाँ से लुढ़क सकती है, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा समझ में आता है। यानी कि क्या हो, यानी कि जब आपका अभी करंट करंट सीन ही ले लीजिए, आपको चार्ट पर भी मैं ले जाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से जब लोकसभा का इलेक्शन आ रहा था नियर बाय, जब इलेक्शन चालू था एंड उसके बाद जब उसके एग्जिट पोल के रिजल्ट भी आए, तो उसमें दिख रहा था कि एक पार्टी वन साइड लीड करते हुए जो मेजोरिटी का लेवल था उससे भी क्रॉस होके आगे जा रही थी। उसके वजह से इंडिया विक्स काफ़ी हाई हो चुका था, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में भी दिखाया 4 जून को क्या हुआ था। तो काफ़ी ऑलमोस्ट 26 मई से 27 मई से जो है ये प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुका था। एंड उसके बाद क्या हुआ कि 4 जून को रियल और एक्चुअल रिजल्ट आया जो कि एग्जिट पोल से काफ़ी विपरीत था। ठीक है, डेफिनेटली उस वही पार्टी सरकार में आई, बट जो वन साइड लीड था, मतलब खुद के बहुमत पे नहीं आ पाई थी, उन्हें अलायंस का साथ लेना पड़ा। तो डेफिनेटली, बट जब रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे थे और जिस तरह से मूवमेंट दिख रहे थे उनके काउंटिंग में, तो उस हिसाब से ये जो हाई लेवल का विक्स था, ठीक है, वो और भी हाई होने लगा। ओके, एंड जो निफ्टी फिफ्टी थी वो काफ़ी बुरी तरह से नीचे गिरने लगी, काफ़ी नीचे गिरने लगी थी। मैं चार्ट पर भी आपको दिखा देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि भैया कितना वॉलेटाइल मार्केट हो चुका है।
इंडिया विक्स कितनी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, उसी वक्त कितनी तेजी से आपका मार्केट नीचे जा रहा है, निफ्टी 50 नीचे जा रहा है। तो ये आप अपने रिस्क को या फिर अपने फियर को गेज करते हैं। और जब ये काफ़ी नीचे तक जा चुका है और इंडिया विक्स फिर नीचे आने को ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पर फिर आप अपने पोजीशंस बना सकते हैं। एंड उस वक्त क्या होगा, निफ्टी 50 ऊपर आना चालू करेगा और इंडिया विक्स नीचे आना चालू करेगा। तो इस समय आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने बाइंग के पोजीशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इंडिया विक्स को यूज़ करके अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और हेजिंग वगैरह के जो ऑप्शन होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को सेफ रखने के लिए। तो ये आगे का स्टेटमेंट वही है कि जैसे ही इंडिया विक्स राइज होता है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी आती है, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन किया, वो मैं चार्ट पर भी दिखा दूंगा कि 4 जून को क्या हुआ था और 4 जून के पहले इंडिया विक्स कैसा था और 4 जून के दिन क्या हुआ इंडिया विक्स में, वो तो मैंने पिछले एग्जांपल में ही आपको दिखाया। बट 4 जून के पहले जो मूव था इंडिया विक्स का और निफ्टी 50 का, वो भी आपको थोड़ा दिखा दूंगा। तो यही होता है कि इंडिया विक्स जब राइज कर रहा है तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड अगर इंडिया विक्स डिक्लाइन हो रहा है तो इसका मतलब मार्केट काम होने जा रहा है अपने एक्चुअल लेवल पे, या फिर वैल्यूड जो उसका करंट वैल्यूएशन होता है, तो वहाँ पर वो पहुँचने की कोशिश करता है। तो डेफिनेटली इसके बेसिस पे आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर हाई विक्स होगा तो हाई वॉलेटिलिटी हो सकती है। एंड अगर लो विक्स है तो इसका मतलब लो एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी हो सकती है, यानी कि लेस मार्केट अनसर्टेनिटी होगा। यानी कि मार्केट का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, बहुत ही ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, अनएक्सपेक्टेड वे में ऊपर नहीं जाएगा, अनएक्सपेक्टेड वे में नीचे नहीं जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंडिया विक्स हाई है तो डेफिनेटली वहाँ पे चांसेस है कि बहुत ही ज़्यादा मूव हो सकता है। एक दिन में 1000, 2000, 2500 के पॉइंट्स के अप डाउन मूवमेंट देखने मिल सकते हैं। अगर विक्स लो है तो डेफिनेटली 100, 200, 300 पॉइंट के मूव आपको देखने मिलते हैं। तो इस तरह से आप विक्स के बेसिस पे अपने ट्रेड पोजीशन भी बना सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं। और ट्रेड पोजीशन की बात जहां तक हमने की है, तो जैसे आपका करंट मार्केट प्राइस है वहां से एक आपको अप रेंज मिल गया है एंड करंट मार्केट प्राइस से एक डाउन रेंज मिल गया है। तो डेफिनेटली आप कभी भी अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको अप रेंज तक जब पहुंच गया है मार्केट, एंड अब इंडिया विक्स के चार्ट पे देखते हैं कि इंडिया विक्स ऊपर की तरफ जा, क्योंकि ये जब ऊपर जा रहा था तो इंडिया विक्स नीचे जा रहा होगा। एंड जब इस लेवल पे इसके अपर रेंज पे पहुंच जाता है तो यहाँ से फिर क्या करेगा, ये नीचे की तरफ जाना चालू करेगा। अगर आपका इंडिकेटर्स, जो भी इंडिकेटर्स आप यूज कर रहे हैं, बिकॉज आपको रेंज तो मिल गया, अप रेंज और डाउन रेंज आपको मिल गया है कि बॉटम रेंज क्या है और टॉप रेंज क्या है, वो आपको मिल गए। बट उसके बाद अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आपको दिखता है तो उसके बाद क्या होगा कि ये डाउन जाने लगेगा और इंडिया विक्स आपका ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। तो ये सब कंफर्म करके आप अपने कॉल के पुट के पोजीशन बना सकते हैं। इस तरह से आपको ट्रेड करना होता है। तो ये आपको सिग्निफिकेंस क्या देता है, आपको एडवांटेज क्या देता है इंडिया विक्स, उसके बेसिस पे आप अपना रिस्क गेज कर पाते हैं, ठीक है। मार्केट में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर पाते हैं, अनुमान लगा पाते हैं। और हाई विक्स और लो विक्स के बेसिस पे आप अपना ट्रेड पोजीशन भी बना पाते हैं। एंड उसकी वॉलेटिलिटी के बेसिस पे ही आप हेजिंग भी कर पाते हैं अपना, जो आपका जो पोर्टफोलियो है, स्टॉक के पोर्टफोलियो है। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो आपका स्टॉक पोर्टफोलियो डाउन जाता है, स्टॉक पोर्टफोलियो, स्टॉक के वैल्यूज कम होते हैं, यानी कि आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो जाता है। तो इसीलिए जब मार्केट डाउन जाएगा, वो डाउन कब जाएगा, जब आपका इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है तो आपका मार्केट नीचे जा रहा है। तो इंडिया विक्स जब ऊपर गया हुआ है वो, या फिर इंडिया विक्स जब ऊपर जाना स्टार्ट करे, तब आप एक पुट ऑप्शन बना सकते हैं। पुट ऑप्शन का ट्रेड लेके रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके पोर्टफोलियो की हेजिंग हो पाएगी। और इस हेजिंग के वजह से आप पोटेंशियल लॉसेस जो होंगे या फिर शॉर्ट टर्म लॉसेस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो वो माइनस हो सकता है। यानी कि आपका स्टॉक निगेटिव जाएगा बट पुट ऑप्शन लेने की वजह से आपके पुट में प्रॉफिट होगा। उसी पुट के प्रॉफिट से जब ये बॉटम में आएगी प्राइस, ठीक है, ये जो करंट मार्केट प्राइस जो बॉटम में आएगी, यहाँ पे इसी पुट ऑप्शन के पैसे से अब यहाँ से डिप में बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हेजिंग करके अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इंडिया विक्स का यूज़ करके आप कितनी सारी चीज़ें
एनालाइज कर पाते हैं, उसके बेसिस पे अपना डिसीजन ले पाते हैं कि ट्रेड में बने रहना है या एग्जिट करना है या फिर कब एंट्री लेना है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। ओके, और इसके साथ ही आप हेजिंग करके अपना रिस्क मैनेजमेंट भी कर पाते हैं। तो चलिए एक बार चार्ट पे चलते हैं और आपको थोड़ा मैं रिस्क गेज का आपको दिखा देता हूँ किस तरह से जब इंडिया विक्स बढ़ रहा था तो मार्केट डाउन जा रही थी, और मार्केट जब बढ़ रही थी तो इंडिया विक्स डाउन जा रही थी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखिए कि 29 अप्रैल के बाद से लेके 13 मई तक, ठीक है, यहाँ पे देखिए 29 अप्रैल से लेके, तो यहाँ पे देखिए कि 29 मई से लेके, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो ये 29 अप्रैल से लेके 13 मई तक जो है मार्केट डाउन में था। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डाउन में है। ओके, एंड वहीं पे 29 अप्रैल से लेके, ठीक है, 29 अप्रैल से लेके 13 मई तक इंडिया विक्स अप में है। समझ में आ रहा है आपको? जो इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 29 अप्रैल से लेके 13 मई तक मार्केट जो है निफ्टी 50 जो है वो डाउन जा रहा था, वहीं पे इंडिया विक्स अप जा रहा है। ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हैं 4 जून के बाद इंडिया विक्स नीचे गई हुई है। ठीक है, एंड एक अपने लेवल पे आ चुकी है जो ये 13 से 15 16 के बीच में रहती है, तो उस लेवल तक आई है। ठीक है, अब यहीं पे देखते हैं कि 4 जून के बाद निफ्टी 50 में क्या हुआ। निफ्टी 50 में जाते हैं, यहाँ पे देखिए 4 जून के बाद जो है 4 जून के बाद ये प्राइस ऊपर गई है। ठीक है, ये प्राइस ऊपर गई है इन द सेंस इंडिया विक्स नीचे गई है। तो वो मैंने आपको दिखाया कि इंडिया विक्स किस तरह से 4 जून के बाद नीचे गई है और उसके बाद जो निफ्टी 50 का प्राइस किस तरह से ऊपर गया है। तो इस तरह से आपको समझ में आता है कि भैया इंडिया विक्स अगर बहुत ही हाई पॉइंट पे पहुंच गई है, वहां से ट्रेंड रिवर्सल मिल रहा है आपको मेन चार्ट में, निफ्टी 50 के चार्ट में, तो डेफिनेटली वहां पे आपको कॉल ऑप्शन बाय कर लेना चाहिए, जो कि मैंने किया था अपने टाइम पे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बनाया था। तो इस तरह से आप एंट्री पोजीशन डिसाइड कर पाते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा, यहाँ से आपको कंफर्मेशन करना होता है। इसके लिए छोटे चार्ट ओपन करके रखें, 15 मिनट का चार्ट ओपन करके रखें, तो उससे आपको काफ़ी इजीली समझ में आता है। ठीक है, तो छोटे चार्ट में आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आती है अगर आप इंटरडे में करने जा रहे हैं। 4 जून के लिए अगर आप फोकस कर रहे थे तो उस समय आप देख सकते थे, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल पूरे दिन की कैंडल होती है। ठीक है, वैसे ही निफ्टी 50 में भी पूरे दिन की कैंडल है यहाँ पे। अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो आपको समझ में आता है कि कहाँ से ये ट्रेंड रिवर्सल होना चालू हुआ। इस लेवल पे कुछ ऐसा कैंडल स्टिक बना होगा जिसके ऊपर आपको समझ में आया होगा कि भैया यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, एंड ये इंडिया विक्स भी नीचे जाने लगी है। अब यहाँ पर जिसने कॉल ऑप्शन बाय किया होगा उसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा इतने ही टाइम में, 19 जुलाई तक। ठीक है, 5 जून से लेके 19 जुलाई, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर काफ़ी मोटा पैसा बनाया होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप कैसे है मार्केट का इंडिया विक्स के साथ, एंड रिस्क गेज कैसे कर पाते हैं आप, कहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, किस तरह से हेजिंग करना है, किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को के पोटेंशियल लॉस को भी रिकवर करना होता है हेजिंग करके, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आती है। इस तरह से आपको पता चलता है कि इंडिया विक्स अगर हाई है तो काफ़ी हाई वॉलेटिलिटी है, एंड जब भी ये डाउन में जाता है या फिर लो वॉलेटिलिटी दिखती है, इंडिया विक्स लो रहता है, तो मार्केट कितना काम रहता है और 200 300 400 के पॉइंट के ही अप एंड डाउन मूवमेंट देखने मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इंडिया विक्स की सहायता से निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, एंड जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आकर हमसे कनेक्ट होकर हमसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा आपको। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए धमाकेदार कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।